सो मित्रों, स्वागत है आप सबका, स्वागत है आप सभी का टू द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेलिब्रेशन। सर ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, आपको ना फील आएगी फ्रॉड की। फ्रॉड यानी फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज। सबसे पहले बताओ सर, फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज क्या क्या हो सकते हैं, एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो भी चेक्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं ना, आप उसमें छेड़खानी कर सकते हो। तो बेटर क्या है, चेक दो ही मत, डिमांड ड्राफ्ट दो ही मत। क्या करो, गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन, डिजिटल इंडिया की तरफ चलो। तो कह रहा है ऑनलाइन पेमेंट्स आर बेटर एज कंपेयर टू दिस फिजिकल चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। दूसरा कह रहा है ऑफ द बुक फ्रॉड्स। ऑफ द बुक फ्रॉड्स का क्या मतलब है, सामने वाले ने आपको पेमेंट दी, सामने वाले ने आपको पेमेंट दी, आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, उसको जेब में डाल दिया। तो मैंने कहा बुक्स के बाहर बाहर ही आपने बैंड बजा ली। तो ये कह रहा है फ्रॉड परपेट्रेटर मिस एप्रोप्रिएट्स द कैश बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगला कहता है कैश मिस एप्रोप्रिएशन। नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैश रिकॉर्डेड थी उसी को आपने चोरी कर लिया। टीमिंग एंड लेडिंग। सर ये टीमिंग एंड लेडिंग क्या था, मैंने कहा कुछ नहीं, आपका एक कैशियर है, ये क्या करता है, D1 से पैसे लेता है और अपनी जेब में डाल देता है। फिर सर D1 का तो अकाउंट खाली रह गया, मैंने कहा रुको जरा सबर करो, D2 से जो पैसा आता है ना, ये D2 से D1 का अकाउंट कैंसिल मारता है। ठीक है सर, अब सर D2 का अकाउंट खाली रह गया, अब D3 भी तो पैसे देगा। जब D3 ने पैसे दिए तो D3 के पैसे से D2 का अकाउंट कैंसिल मारा, अब D3 खाली पड़ा है। अब D4 जब पैसे देगा तो D4 के पैसे से D3 खाली मारा। सर D4 खाली रह गया, अरे मैंने कहा D1 भी तो वापस आएगा। तो ये क्या करता है ना, ये बस एक बंदे से जो पैसा मिलता है उससे दूसरे बंदे का अकाउंट एडजस्ट करता है, और जो स्टार्टिंग में पैसा मिला था उसको उससे फ्रॉड करता है। सो टीमिंग एंड लेडिंग क्या है सर, इसमें आप कुछ नहीं करते, जो भी आप कैश डिपॉजिट लेते हो फ्रॉम द कस्टमर, इट इज ओवरलैप्ड विद द कलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट कस्टमर। यानी D1 का जो अकाउंट था उसको आपने ओवरलैप किया विद D2, D2 को ओवरलैप किया विद D3, D3 को ओवरलैप किया विद D4। इस तरह से चलता रहता है एंड द इनिशियल अमाउंट इज मिस एप्रोप्रिएटेड। ठीक है सर। तो सर इसका जुगाड़ क्या था, इसका जुगाड़ था कि आप इसको अगर पकड़ो, तो मैंने कहा 31 मार्च 24 को अगर आपको चेक करना है किसके अकाउंट में कितना बैलेंस ड्यू है, तो आप सीधा सीधा बैलेंस कंफर्मेशन ले लो। तो इन्होंने कहा अगर आप बैलेंस कंफर्मेशन ले लो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको पता चल जाएगा क्या झोल चल रहा है। इसी तरह इन्होंने कहा फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट दोनों एक ही जैसे पॉइंट है कि आप फॉल्स इनवॉइसेस देके या इनवॉइसेस को इन्फ्लेट करके एंटिटी से रिइंबर्समेंट ले रहे हो। सारे आर्टिकल खुश हो गए, नालायक। अब सर अगला पॉइंट बताओ, पेरोल फ्रॉड। पेरोल फ्रॉड क्या कहता है, आपने पेरोल का झोल किया। पेरोल का झोल क्या है, आपने डमी लोगों को पेमेंट करी जो कि लोग थे ही नहीं, तो वो पैसा गया कहां, आप ही की खुद की जेब में। आपने नॉन एग्जिस्टेंट इंप्लॉइज को पेमेंट करी, डमी वर्कर्स को पेमेंट करी, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर था आपने उसके साथ सेटिंग कर ली। आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि भाई तू मेरे को ना ओवर बिलिंग करके देना, जितने लोगों ने काम किया उसके कंपैरिजन में ओवर बिलिंग करके देना, और मैं जो तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा हम दोनों भाई भाई शेयर करेंगे। वेरी गुड। अगला पॉइंट है कमीशन स्कीम। सर कमीशन स्कीम जैसी चीजें आजकल चलती नहीं है, बट फिर भी सर क्या होता है ना, जो आपका एजेंट है वो आपकी जो सेल्स है उसको इन्फ्लेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि उसको ज्यादा कमीशन मिले। बट एक बात बताओ ना, एक्स्ट्रा सेल्स जो वो कमा रहा है वो भी तो उसको लाके देनी पड़ेगी ना कंपनी को, कैसे लाके देगा। सो दिस इज अ लिटिल इररेलेवेंट, बट फिर भी ऐसे ने दे रखा है तो अपन करके चलते हैं। तो सर ये सारे पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे, मैंने कहा गेम बड़ा सिंपल है। इंप्लॉय का फ्रॉड है तो इंप्लॉय फ्रॉड कब करेगा, जब वो गुस्सा होगा। गुस्सा कब होगा, जब आप उसकी रिइंबर्समेंट नहीं दोगे। एक आर्टिकल कब गुस्सा होता है, जब उसकी रिइंबर्समेंट उसका प्रिंसिपल नहीं देता, उसको एकदम परेशान कर देता है। तो मैंने कहा एक्सपेंस रिइंबर्समेंट वाला फ्रॉड याद रखना सबसे पहले, कि एक्सपेंस रिइंबर्समेंट नहीं हुई तो आर्टिकल को गुस्सा आया। गुस्सा आया यानी ही लॉस्ट हिज टेम्पर। अरे बोलो ना, ही लॉस्ट हिज टेम्पर। टेम्पर मतलब टेम्परिंग ऑफ चेक्स, टेम्परिंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो बेस्ट इज गो ऑनलाइन। देन सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीम बना के फ्रॉड किया। टीम बोले तो टीमिंग एंड लेडिंग। फ्रॉड का क्या मतलब था, फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट एंड फ्रॉडलेंट, अगला वाला क्या था, पेरोल फ्रॉड। एंड लास्ट में सर ये मेमोरी टेक्निक बाहर जा रही है, ये मेमोरी टेक्निक बाहर जा रही है तो आप बोलो ऑफ द बुक फ्रॉड। ठीक है सर। अब सर बात आती है सिचुएशन इन विच द फ्रॉड कैन अकर। एकदम हौले हौले समझते समझते आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ कैश रिसीट का फ्रॉड कैसे हो सकता है। सर कैश रिसीट का फ्रॉड हो सकता है, पहले बताओ कैश आती कहां से, तभी तो फ्रॉड करेंगे, अभी तो मजा आएगा बिड़ू। मैंने कहा सबसे पहले बोलो कैश आती कहां से, कैश सेल से आती है, और कैश उस डेटर से आती है जिसको क्रेडिट सेल की थी। वेरी गुड। तो जो कैश सेल है उसमें आपने क्या किया, सामने वाले को तो रसीद पूरी अमाउंट की दी, सामने वाले को रसीद पूरी अमाउंट की दी, जो आपके पास काउंटर फॉइल थी ना उसमें आपने कम लिखा, तो जो डिफरेंस था दोनों का उसका फ्रॉड कर लिया। कम ऑन, पूरी अमाउंट दी सामने वाले को और अपनी रसीद में कम लिखा, काउंटर फॉइल में कम लिखा, और जो काउंटर फॉइल और उसके बीच का डिफरेंस था उसका फ्रॉड कर लिया। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या आती है, मान लो हमारा कोई डेटर है,
अब ये डेटर के साथ आपने क्या किया है, या तो इसको शॉर्ट डेबिट किया है या मोर क्रेडिट किया है। बोलो मेरे साथ, शॉर्ट डेबिट किया या मोर क्रेडिट किया। शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर, यानी आपने कस्टमर को कम अमाउंट से डेबिट किया, बट वो पैसे तो आपको ज्यादा दे रहा है। सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि हम उसको शॉर्ट डेबिट कर रहे हैं? मैंने कहा सुनो ना, आपने सेल करी थी 100 रुपए की। हाँ सर। तो जब आपने 100 रुपए की सेल करी, आपने बोला मेरा डेटर सिर्फ 80 है, सर बाकी 20 क्या है? मैंने कहा बाकी 20 आपने एक फॉल्स डिस्काउंट दिखाया। पर जब डेटर ने आपको 100 रुपए दिए, वो 20 रुपए का जो आपने फॉल्स डिस्काउंट दिखाया था ना, उसका आपने फ्रॉड कर लिया। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो आपने डेटर को क्या किया, शॉर्ट डेबिट किया। तो शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट एंड अल्टीमेटली जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा आप उसके साथ फ्रॉड कर सकते हो। सर ये मोर क्रेडिट क्या था? आप कस्टमर के अकाउंट को कब क्रेडिट करते हो? जब आप कैश डिस्काउंट दिखाते हो। तो लार्जर कैश डिस्काउंट दिखाया, सेम पॉइंट। एंड अगली चीज है कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखाया, एंड फिर वो जो अमाउंट था उसको मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। बट सर अब एक बात बताओ, जब आप क्रेडिट सेल दिखाओगे तो डेटर बन जाएगा। यस। तो उस डेटर का क्या करें, राइट ऑफ कर दो। सो लास्ट पॉइंट इज राइटिंग ऑफ द गुड डेट्स एज द बैड डेट्स एंड अल्टीमेटली मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट्स। क्या पांचों पॉइंट क्लियर है? वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिसीट आती कहां से? कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल यानी जो भी आपकी कैश सेल थी उसमें रिसीट तो आपने पूरे अमाउंट की दी, पर काउंटर फॉइल में कम अमाउंट लिखी, तो जो डिफरेंस था उसका फ्रॉड करा। दूसरा क्या था, क्रेडिट सेल, जिसमें आएगा डेटर, या तो आपने शॉर्ट डेबिट किया या मोर क्रेडिट किया। शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट एंड जो एक्सेस था उसका आपने फ्रॉड कर लिया। मोर क्रेडिट का क्या मतलब है? कैश सेल को दिखाया क्रेडिट सेल, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया, डेटर को राइट ऑफ मार दिया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था आपने लार्जर कैश डिस्काउंट दिखाए। अब सर एज अ ऑडिटर आपने कुछ नहीं करना, सारे सोर्सेज पे छापा मारो, सारे सोर्सेज पे छापा मारो। यानी कैश सेल्स थी उनको चेक करो अच्छे से। उसके बाद सर और कौन सी सेल थी, जो आपकी रिकवरी हो रही है फ्रॉम डेटर्स, उसको चेक करो। और जब ये रिकवरी हो रही है कस्टमर से, उसमें फोकस करना कि प्रॉपर रिसीट हो रही है अमाउंट की, उस रिसीट से आप चेक करेंगे। दूसरा कैश डिस्काउंट पे फोकस करना, क्योंकि वहां पे झोल हो रहा है। सर और कहां से पैसा आता है? मैंने कहा और पैसा आता है मिसलेनियस एक्टिविटी से। मिसलेनियस क्या है? आपने रद्दी बेची, सेल ऑफ स्क्रैप, आपने कोई जगह ले रखी थी जिसका आप इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट दे रखा था, उसका डिपॉजिट का रिफंड आया, प्लस आपके जो इंप्लॉइज हैं उनके क्वार्टर का पैसा आया। वेरी गुड। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, विड्रॉल फ्रॉम द बैंक्स, उसको भी आप पासबुक से चेक करके चलोगे। एंड सर लास्ट में बस एक पॉइंट देख लेना, अगर कोई इनमें से रिसीट के ऊपर लिखा है डुप्लीकेट रिसीट, अगर किसी चीज पे लिखा है डुप्लीकेट रिसीट, तो यू नीड टू कंफर्म वेदर इट इज एक्चुअली अ डुप्लीकेट रिसीट और नॉट। अब सर कैश रिसीट पे तो कंफर्ट आ गया, कैश पेमेंट की बात करते हैं। अगेन वेरी सिंपल। सबसे पहले आप देखो कहां कहां पे मौका है फ्रॉड करने का, कहां कहां पे मौका है फ्रॉड करने का। तो ये कहते हैं आप जो कैश पेमेंट करते हो वो गुड्स की कर रहे हो, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, वो या तो आप फिक्टिशियस इनवॉइस की कर रहे हो या सही इनवॉइस की डबल पेमेंट कर रहे हो। सो या तो डबल पेमेंट करी या फॉल्स इनवॉइस की पेमेंट करी, ठीक है। या फिर आप वेजेस की पेमेंट करोगे, या तो गुड्स की करोगे या वेजेस की करोगे ना, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ सर। तो मैंने कहा वेजेस में क्या है सर, जो वर्कमैन है ना वो डमी वर्कमैन है, या तो डमी वर्कमैन है या आपने टोटलिंग जो करी है वेज शीट की वो गलत करी है, ठीक है सर। एंड थर्ड चीज क्या आएगी, थर्ड चीज किसकी पेमेंट कर रहे हो? मैंने कहा थर्ड चीज हम पेमेंट कर रहे हैं किसकी किसकी किसकी, याद आ रही किसी को? याद आ रही किसी को? किसकी पेमेंट कर रहे हैं? सर खुद की पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत हो गई कंपनी की पेमेंट गुड्स और वर्कर्स की, अपनी पेमेंट। तुम गए गोवा, गोवा वाले बीच पे कैसीनो में गए खेलने, और वहां कैसीनो में जो तुमने खर्चा किया, तुमने कहा ये कंपनी का खर्चा है, तुमने कंपनी की कैश से खर्चा किया, क्या ये भी कैश पेमेंट का फ्रॉड है? हाँ। तो वो जो गोवा में तुमने कैसीनो का खर्चा किया था उसको तुमने कहा ये एडवर्टीजमेंट है। अरे कैसी एडवर्टीजमेंट है, अरे कैसी एडवर्टीजमेंट, अरे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी एक फ्रॉड है। अब सर इसके बाद के दोनों पॉइंट्स तो हमको आते ही नहीं, तो तुम्हारा हीरो कौन था? डेटर था। तुम्हारा हीरो डेटर था, तो डेटर की एंट्री कराते हैं ना। सर कस्टमर की मदद ले लो। मैंने कहा क्या? आप बोलो कस्टमर के अकाउंट में एक रिफंड, आप डाल दो कस्टमर के अकाउंट में एक फॉल्स रिफंड। अब सर कस्टमर ने तो रिफंड लेना नहीं है, आप ही निकाल दो, आप ही निकाल दो। आप कस्टमर के अकाउंट में एक फॉल्स रिफंड डाल दो। क्या आप बोलो कि कस्टमर ने ना गुड्स रिटर्न करे हैं, ठीक है, कौन चेक करा, छोड़ दो उस चीज को। तो मैंने कहा आपने इसके फॉल्स रिफंड डाला, आप बोलो रिटर्न भी नहीं करे, वो गुड्स खराब निकले, वो गुड्स भी उसी के पास पड़े। फॉल्स रिफंड डाला, उस रिफंड को विड्रॉ किया, तो इसको क्या बोलते हैं सर? फॉल्सली एडजस्टिंग अ रिफंड एंड विड्रॉइंग द क्रेडिट बैलेंस। अगला पॉइंट भी यही है, विड्रॉइंग द अनक्लेम्ड क्रेडिट बैलेंस विच वाज फॉल्सली क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब सर एज अ ऑडिटर आप क्या चीजों को चेक करोगे? कैश पेमेंट्स को भी चेक करोगे, बियरर चेक्स को भी चेक करोगे। कैश पेमेंट्स को भी चेक करोगे, बियरर चेक को भी चेक करोगे। कैश पेमेंट को कैसे चेक करेंगे कि उसके लिए हमको सामने वाले ने क्या एक्नॉलेजमेंट दी। अब वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो कैसे देगा? वो हमको रसीद देगा कि उसने पैसा रिसीव किया। वो रिसीट अगर ऑल्टर्ड है,
अगर वो रिसीट ऑल्टर्ड या इरेज्ड है तो आपने कंफर्म करके चलना है क्या ऑल्टरेशन है क्या इरेज है, वो आप अच्छे से देख के चलोगे। अब ये देखो कैश पेमेंट और बियरर चेक्स दे किसको रहे हो, अरे दे किसको रहे हो सर, ये हमने दी है गुड्स और वेजेस के लिए। तो गुड्स के केस में क्या करेंगे सर, गुड्स के केस में ना हम सप्लायर देखेंगे कि क्या हमें सप्लायर ने एक्चुअली में गुड्स दी थी जिसकी हमने पेमेंट करी है, ताकि ये जो फिक्टिशियस पेमेंट हो रही थी वो रुक जाए। ठीक है सर। इसी तरह से जो वेजेस है, वेजेस के केस में भी आप यही चेक करके चलोगे कि ओवर टोटलिंग या पेमेंट टू द डमी वर्कमैन नहीं है। तो कैश पेमेंट वाज वेरी इजी, बस आपने देखना कैश पेमेंट्स को पूरा अच्छे से देख के चलो कि सामने वाले ने आपको क्या एक्नॉलेजमेंट दिया। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है, रिसीट, तो रिसीट वाला पॉइंट आ जाएगा कि अगर रिसीट में कोई ऑल्टरेशन है, कुछ इरेज्ड है, तो अच्छे से देख के चलेंगे। फिर आता है बियरर चेक्स, हमारा क्यूट सा बियरर चेक, इसको देख के चलेंगे। एंड देन लास्ट में क्या आते हैं, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड पेमेंट फॉर द वर्कर्स, इनको आप देखना। अब सर आ जाते हैं सप्लायर लेजर। अब आप लो सारे बच्चे चैन की सांस, जैकी चैन, जैकी चैन की सांस लो। जो थोड़ी सी अटपटी चीज थी वो हमने कर ली। अब ये सारा का सारा रिलेटेबल आ जाएगा आपके लिए, यानी अब हम बात करेंगे सप्लायर की, अब हम बात करेंगे कस्टमर की। सर सप्लायर के केस में क्या है, मैंने कहा सप्लायर के केस में अगर आपको झोल करना है तो आप दो ही डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकते हो। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो ना, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बोल ही दो कौन से दो डॉक्यूमेंट है जिनके साथ झोल कर सकते हैं। एक तो इनवॉइस और एक है क्रेडिट नोट। बोलो मेरे साथ, एक है इनवॉइस, एक है क्रेडिट नोट। तो सर इनवॉइस में आपने क्या किया, फिक्टिशियस इनवॉइस किया। इनवॉइस था नहीं, कोई परचेज थी नहीं, फिर भी आपने क्या किया, फिक्टिशियस इनवॉइस बनाया, और वो जो फिक्टिशियस इनवॉइस की एक्स्ट्रा पेमेंट हुई इसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। फील आई या नहीं आई, आई सर। तो मैंने कहा फिक्टिशियस इनवॉइस देखेंगे एंड मिस एप्रोप्रिएटिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट। एंड सेकंड क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है सर, सेकंड डॉक्यूमेंट कुड बी अ क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट क्या है, सप्लायर ने आपको गुड्स भेजे, सप्लायर ने आपको गुड्स भेजे और वो गुड्स आपने उसको रिटर्न करे तो वो आपको क्रेडिट नोट देगा। तो जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट दिया उसका तो आपको उसको पैसा देना ही नहीं। बट अगर मैं ये क्रेडिट नोट छुपा लूं और ये पैसे फिर मिस एप्रोप्रिएट कर लूं तो कैसा रहेगा, मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कहता है आपने क्रेडिट नोट को सप्रेस किया, जैसे क्रेडिट नोट को सप्रेस किया, अब वो आपकी बुक्स में तो दिख रहा है कि सप्लायर को पैसा देना है बट देना नहीं, तो आपने क्या किया ना, उसको विड्रॉ कर लिया। तो ये कह रहा है सप्रेसिंग द क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द सप्लायर एंड विड्रॉइंग द अमाउंट्स नॉट क्लेम्ड बाय देम। एंड अगला पॉइंट भी यही है, विड्रॉइंग द अमाउंट्स अनक्लेम्ड बाय द सप्लायर फॉर वन रीजन और अनदर। तो यही दो पॉइंट्स को आपने साथ लेके चलना है। एंड सर लास्ट में क्या था, मैंने कहा लास्ट के पॉइंट में दोस्ती कर लो। प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है। तो मैंने कहा अब आपके और सप्लायर की हम दोस्ती करा लेते हैं, यानी अब आपने सप्लायर के साथ कर लिया कोल्यूजन। सर कोल्यूजन क्या है, आपने सप्लायर को कहा मैं तेरे को ना हायर इनवॉइसिंग करूंगा, यानी जनरली इनवॉइसिंग कितने पे होती है, 100 रुपए पे। आपने इनवॉइसिंग कितने पे करी, 150 रुपया, 150 रुपया देगा। तो मैंने कहा जब आपने 150 रुपये पे इनवॉइसिंग करी तो जो एक्स्ट्रा 50 था इसके साथ क्या करोगे, दोनों भाई मिलके बांट लो, दोनों भाई मिलके बांट लो। मैंने कहा 25-25 करके दोनों भाइयों ने बांटा। तो यही चार बातें आपने ध्यान रखनी है सर। क्या, पहले तो दो डॉक्यूमेंट जिनके साथ आप धूम मचा सकते हो, एक तो इनवॉइस, एक क्रेडिट नोट, 3 पॉइंट तो इसी में निपटा लिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, प्यार क्या है, प्यार दोस्ती है। तो आपने उसके साथ दोस्ती करी, 25-25 बांटे, मजे ले लिए। अब सर ऑडिट प्रोसीजर्स तो आपको ऑलरेडी पता है। सर क्या पता है, मैंने कहा पता है, सुनो तो सही। झोल कहां था सर, झोल था फिक्टिशियस परचेजेस में। तो तुमको ये इंश्योर करना है कि तुम जिस चीज की पेमेंट कर रहे हो उसकी परचेजेस आई है कि नहीं। हाँ, याद है 3 वे चेक सिखाया था, 3 वे चेक सिखाया था। हाँ सर, ये 3 वे चेक क्या होता है, सबसे पहले आप परचेज ऑर्डर देते हो, सामने वाला आपको इनवॉइसिंग करता है और गुड्स रिसीट नोट आप बनाते हो कि गुड्स रिसीव हुई कि नहीं। यही 3 वे चेक करना है। बट यहां परचेज ऑर्डर नहीं आएगा, पीजे आएगा। पीजे बोले तो परचेज जर्नल, जो भी परचेज जर्नल है उसको आप चेक करो कि गुड्स रिसीव हुई है कि नहीं और प्रॉपर इनवॉइसिंग हुई है कि नहीं। सर दूसरी चीज क्या थी, मैंने कहा दूसरी चीज इसमें आप चेक करोगे कि जो आपके क्रेडिट नोट्स आप छुपा रहे थे ना, जो आपका अकाउंट और सप्लायर का अकाउंट मैच नहीं कर रहा था, इसके लिए आप सप्लायर से लोगे कंफर्मेशन, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मंगाओगे ताकि जो क्रेडिट नोट्स आप सप्रेस कर रहे हो ये बच जाए। सर तीसरी चीज क्या थी, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती है यानी जो आप दोस्ती निभा रहे हो सप्लायर के साथ, ये जो आप कॉल्यूजन कर रहे हो, इसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे, इसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। तो मैंने कहा प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, ऑडिटर बस इनके सॉल्यूशन देख के चलेगा। अब कस्टमर लेजर के झोल आपको ऑलरेडी पता है, टीमिंग एंड लीडिंग, फिर उसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है सर, सेकंड पॉइंट में सिंपल सी बात इतनी है कि आपने ना कस्टमर से पूरे पैसे लिए, ठीक है, आपने कस्टमर से पूरे पैसे लिए, यानी अगर कस्टमर ने 100 रुपए दिए तो आपने 80 रुपए लिए उससे, और 80 रुपए दिखा भी दिए अकाउंट्स में, बाकी 20 को दिखाया फ्रॉड, बाकी 20 का किया फ्रॉड। तो आप अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे, आप अकाउंट्स में दिखाओगे कि हमने इसको
डिस्काउंट दिया। तो आप क्या करते हो, मिस एप्रोप्रिएट करते हो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, एडजस्टिंग इज अमाउंट बाय क्रेडिटिंग इट एज अलाउंस और रीबेट। सर इसके 3 पॉइंट भी सेम है जो सप्लायर वाले हैं, यानी आपने यहां पे एज अ ऑडिटर वही 3 चीजें करनी है। एक तो 3 वे चेक करना है, 3 वे चेक मतलब जितनी भी सेल्स हुई उनको चेक करो कि ऑर्डर आया था कि नहीं, क्या सेल्स ऑर्डर था कि नहीं, प्लस क्या वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्डेड है कि नहीं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। दूसरी चीज यहां पे भी कंफर्मेशन लेंगे। अब सर कंफर्मेशन कब लेंगे, मैंने कहा अगर बैलेंस है तो बैलेंस कंफर्मेशन लो, अगर बैलेंस नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लो। एंड लास्ट पॉइंट वाज वेरी सिंपल सर, क्या आप यहां पे झोल किसका कर रहे थे, डिस्काउंट्स और अलाउंसेस का। तो एज अ ऑडिटर आपने स्पेशल अटेंशन देके चलना है। सर इसके बाद आता है इन्वेंट्री फ्रॉड। सारे बच्चे एक बार फटाफट इन्वेंट्री फ्रॉड को गो थ्रू करो, फिर मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। क्विकली गो थ्रू इट, 1 मिनट लो, 1 मिनट लेके फटाफट गो थ्रू करो, फिर मैं क्विकली रिवाइज कराता हूं। हाँ जी सर, कर लिया रिवाइज, पक्का कर लिया। अब मैंने कहा इन्वेंट्री फ्रॉड किसका होगा सर, इन्वेंट्री फ्रॉड होगा या तो फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का। बोलो मेरे साथ, किसका हो सकता है सर, या तो फिनिश गुड्स का या रॉ मटेरियल का। अब जब फिनिश गुड्स को इंप्लॉइज उठा के ले जाते हैं, जब फिनिश गुड्स को इंप्लॉइज रिमूव करते हैं, तो सर अब वो क्या करेंगे, वो दिखाएंगे जितनी भी गुड्स को उन्होंने रिमूव किया उसको राइट ऑफ मारो, उसको अकाउंट्स में वो राइट ऑफ मारते हैं। सर राइट ऑफ क्यों मारते हैं, ताकि उसको छुपा सके। तो इंप्लॉइज रिमूव द गुड्स फ्रॉम प्रीमाइसेस। अब ये जो उन्होंने थेफ्ट किया है इसको कैसे छुपाएंगे, सर राइट ऑफ करके। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ मारे कहां, अपने फोन में या इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में, सर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में। सो रिमूव द गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस, नाउ हाइड दिस थेफ्ट बाय राइटिंग ऑफ द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो इसके लिए आप बस एक ही तरीका है, आप बोलो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटीज थी वो इन्फ्लेट कर दो। हमारा ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपने चोरी की है इसको आप बोल सकते हो प्रोडक्शन में यूज हो गई। अब सर इसको पकड़ने के लिए काम बड़ा सिंपल है, जल्दी से बताओ क्या काम है मेरे को। देखो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये कहता है रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की चोरी करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोगों को मिला रहना पड़ेगा। सर मिला रहना पड़ेगा मतलब देयर शुड बी अ कोल्यूजन अमंग अ नंबर ऑफ पर्सन। कौन कौन लोग हैं जो मिले रहेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले बताओ मूवमेंट कैसी होती है मटेरियल की। पहले आप मटेरियल को रिसीव करते हो, फिर स्टोर करते हो, फिर डिस्पैच करते हो। कम ऑन, रिसीव करते हो, स्टोर करते हो, डिस्पैच करते हो। करो मेरे साथ, रिसीव करते हो, स्टोर करते हो, डिस्पैच करते हो। अब ये कह रहा है ये जो रिसीट वाला लोग हैं, स्टोरेज वाले लोग हैं, डिस्पैच वाले लोग हैं, ये लोग पक्का मिले हुए हैं। तो कैसे पकड़े, रिसीट वाले ने फ्रॉड किया, स्टोरेज वाले ने या डिस्पैच वाले ने। इसके लिए आपको प्रोडक्शन रिकॉर्ड चाहिए, इसके लिए आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा जब रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। तो यही पॉइंट यहां पे कहते हैं कि कैचिंग द फ्रॉड, फाइंडिंग द पर्सन हु इज गिल्टी विल बी टफ। सर कब, व्हेन द कंट्रोल्स आर वीक एंड द रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। इवन जो डेटा चाहिए फॉर मेकिंग दीज रिकॉर्ड्स दैट इज नॉट अवेलेबल। तो सर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जनरली ये जो फ्रॉड है ये मैनेजमेंट करती है, जनरली ये जो फ्रॉड है मैनेजमेंट करती है। बट उससे पहले ये देखो चोरी क्या हुआ और कितनी क्वांटिटी में हुआ, व्हाट आर द आइटम्स जो डेफिकेट हुए, प्लस इन व्हाट क्वांटिटीज। कैसे पता लगेगा क्या क्या क्वांटिटी है, आप फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वेंट्री रिकॉर्ड से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा। अब जो मैनेजमेंट है वो ये बोलेगी कि हमारी प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ गई, इट इज अ नॉर्मल लॉस, प्लस वो प्रोडक्शन क्वांटिटीज को इन्फ्लेट कर सकती है। दो चीजें हो सकती है, या तो वो खुद मान लेगी कि लॉस हुआ है, या वो बोलेगी प्रोडक्शन में क्वांटिटी ज्यादा लग गई। मैंने कहा इस केस में ना हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमको थोड़ी पता है प्रोडक्शन में कितनी क्वांटिटी लगती है। तो सर क्या करें, 3 चीजों की हेल्प ले सकते हो। क्या, एक तो आप किसी इंजीनियर की हेल्प लो जिसको सब आता है, उस इंजीनियर को बुलाओ और बोलो उसको देखो, क्योंकि बिकॉज ही मस्ट बी हैविंग ना कन्वर्सेंट, ही विल बी मोर कन्वर्सेंट विद दिस फैक्टर, उसको ज्यादा नॉलेज रहेगी, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज अबाउट द शॉर्टेज इन प्रोडक्शन एंड ऑल। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट में एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगती है, तो आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो। तीसरा आप पर आवर कैपेसिटी ऑफ मशीन देख सकते हो कि अगर इस मशीन ने 10 घंटे काम किया है तो इतनी गुड्स तो निकलनी ही निकलनी चाहिए। अगर कम गुड्स निकली हैं तो अगेन इट कैन शो दैट द इशू इज लार्जर देन रिक्वायर्ड। तो यही आपने बस 5 बातें ध्यान रखनी है। सर क्या, इन्वेंट्री का फ्रॉड कब होगा, जब बहुत सारे लोग मिले होंगे। कौन कौन, रिसीट वाले, स्टोरेज वाले, डिस्पैच वाले। अब यह पकड़ना मुश्किल हो जाएगा कि किसने फ्रॉड किया, अगर आपके पास क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए डेटा नहीं है। अब ये बताओ, पहले तो सबसे पहले एज अ ऑडिटर आप क्या करोगे, ये चेक करोगे क्या चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, व्हाट वाज द इन्वेंट्री दैट वाज डेफिकेटेड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। सो आइटम्स एंड क्वांटिटी आप देख के चलो। अब ये कौन करता है, मैनेजमेंट करती है 2 तरीके से, या तो बोलेगी प्रोडक्शन में यूज हो गया, इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटी, या बोलेगी शॉर्टेज हो गई। मैंने कहा शॉर्टेज मतलब नॉर्मल लॉस हो गया। अब इन दोनों चीजों को पकड़ने के लिए आपने 3 चीजों की हेल्प ली।
इंजीनियर को चीज नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, ये चीज भी बड़ी मस्त मस्त है। इंजीनियर की हेल्प ली, पास्ट रिकॉर्ड्स की हेल्प ली और आपने पर आवर कैपेसिटी ऑफ मशीन देख के चले। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, फ्रॉड्स के इंडिकेटर क्या है? बड़े सिंपल है, या तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपको झोल दिखेगा, दैट इज द डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, या फिर हमको कैसे पता लगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में झोल है? क्योंकि ये लोग हमको एविडेंस नहीं दे रहे, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। एग्जांपल के तौर पे जो इनकी बैंक स्टेटमेंट है ये बैंक कंफर्मेशन से मैच नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, इनसे रिकंसिलेशन मांगी, रिकंसिलेशन भी नहीं समझा पा रहे। अगर कोई रिकंसिलेशन नहीं समझा पा रहा, इज इट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल? सर दिस इज अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। तो अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में बस आपने दो तीन बातें ध्यान रखनी। क्या? एक तो ये टाइम पे एविडेंस नहीं देते, इन्होंने वादा किया था ये हमको देंगे एज अ ऑडिटर विद आउ। सर आउ क्या था? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बट ये तो एक्सेस ही नहीं दे रहे, ये ना तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने दे रहे हैं, ना अपनी फैसिलिटीज देखने दे रहे हैं, ना हम अपने एम्प्लॉइज को एक्सेस दे रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग अस द एक्सेस टू द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज। ठीक है सर। प्लस जब ये डेटा देते भी है तो बहुत डिले कर रहे हैं, अनयूजुअल डिले इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। और जब डिले कर रहे तो उसके बाद बोल रहे काम भी टाइम पे करके दो, यानी टाइम प्रेशर क्रिएट कर रहे टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स इशू। तो भाई साहब दिमाग खराब कर दिया, पहले तो देते नहीं है, फिर जब देते तो बहुत डिले करके देते हैं, और जब दे रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, टाइम पे काम खत्म करो। प्लस आप अदर इंडिकेटर देख सकते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी खराब है, अकाउंटिंग एस्टीमेट खराब है। अब आता है सर फ्रॉड डायमंड, चार तत्व जिससे एक आदमी चोरी करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में क्या था, मैंने डिस्कस किया था, 5 तत्व होते हैं, तो चोरी करने के 4 तत्व क्या है सर? चोरी में छुपे हैं। सी फॉर कैपेबिलिटी, उसके बाद एच से कुछ नहीं होता, ओ से क्या होती है? अपॉर्चुनिटी, आपको एक मौका मिला, मौका पर मारो चौका। ठीक है, उसके बाद सर क्या था? आर फॉर रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, रिस्क है तो इसके रिस्क लेंगे तभी तो फ्रॉड होगा, तभी तो मजे आएंगे। एंड आई का क्या मतलब है? इंसेंटिव, आई वांट टू, आई हैव टू डू द फ्रॉड। ग्रेट, वेरी गुड, यही मोटिवेशन चाहिए लाइफ में बेवकूफी करने की। अब सर एक बात बताओ, क्या ऑडिटर पकड़ पाएगा? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर। किसने किया? मैंने कहा स्किलफुल सीनियर ने किया। स्किलफुल सीनियर ने साथ मिलके, सीनियर भी ऐसे अकेले अकेले नहीं रहते, साथ रहते हैं। स्किलफुल सीनियर ने साथ मिलके छोटी छोटी ढेर सारी चोरी की। बोलो मेरे साथ, स्किलफुल सीनियर ने साथ मिलके छोटी छोटी ढेर सारी चोरी करी। इसका क्या मतलब है? स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, साथ मिलके मतलब कॉल्यूशन, छोटी छोटी मतलब साइज ऑफ द चोरी, रिलेटिव साइज ऑफ द अमाउंट्स, एंड बार बार बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चोरी। फिर ये हमने बात की थी इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म, जो जिसको बिजनेस खरीदना है। अब डिपेंड करता है बिजनेस क्या खरीदना है, प्रोप्राइटरी खरीदना है या कंपनी खरीदनी है। अगर प्रोप्राइटरी खरीदना है तो हमने किसकी बात करी? अग्रवाल स्वीट्स की। सर अगर अग्रवाल स्वीट्स आप खरीदोगे तो आपने उससे पूछना है कि उसका रीजन क्या है कि वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है। प्लस अगर हम मान लो जस्टिन बीबर है तो ये अग्रवाल स्वीट से क्या हो जाएगा? बीबर स्वीट्स, तो इसकी तो टर्नओवर पे दिक्कत आ जाएगी। हाँ सर, सो यू नीड टू कंसीडर द इफेक्ट ऑन टर्नओवर एंड प्रॉफिट्स। साथ ही साथ आप इसमें क्या देखोगे कि ये जो जगह पे इन्होंने भाड़े पे ले रखी है स्वीट्स की, इसका अभी कितना लीज पेंडिंग है। अगर लीज खत्म होने वाली तो क्या हम उसको रिन्यू करा पाएंगे या नहीं? ठीक है। दूसरा, इन्होंने मान लो कोई पेटेंट ले रखा है, बताओ पेटेंट कौन सी रेसिपी का? पेटेंट कौन सी रेसिपी का? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की पेटेंट के अगर इन्होंने ले रखे तो वो पेटेंट कब तक इनके पास रहेगा? प्लस इनकी गुडविल कैसी? तो इनके इनटेंजिबल एसेट आपने अच्छे से देखने, पेटेंट भी देख लेना, गुडविल भी देख लेना। और जो इनका हलवाई है, असली काम तो वही कर रहा है, जो हलवाई है वो इनके साथ रुकेगा या नहीं। अगर मैं लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो सारी शेयर की फालतू बातें कर रखी है। ठीक है, पहले कहते हैं ऑथराइज्ड एंड इशूड शेयर कैपिटल, इशूड में से कितना अनकॉल्ड मनी है, जो शेयर्स हैं उनके पास क्या राइट है क्या नहीं है, फालतू बात। ठीक है, उसके बाद शेयर की वैल्यू जो थी पब्लिक कंपनी को, इसको लिस्टेड मान लेते हैं, कहते हैं कोटेड प्राइस देख लेना, प्राइवेट कंपनी का निकाल लेना वैल्यूएशन। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है एसेट की मॉर्गेज के लिए आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस देख सकते हो। अब सर फिर हमने बात करी प्रॉफिट फोरकास्ट। ये चाहिए किसको? सर जब भी बैंक को लोन देना होता है, जब भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देना होता है तो वो प्रॉफिट फोरकास्ट मांग लेते हैं। अब प्रॉफिट फोरकास्ट को क्या वेरीफाई कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, तुम कोई एस्ट्रोलॉजर हो या तुम कोई अंतर्यामी हो जिसको फ्यूचर दिखता है, जो वेरीफाई कर सके कि फोरकास्ट सही है कि नहीं। मैंने कहा वेरीफाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? एक जुगाड़ू नाम बोलते हैं, ये कहते हैं हम स्पेशल रिव्यू करेंगे। ठीक है, कुछ आ नहीं रहा इनको भी कुछ लिखना आया नहीं कि क्या करना है, तो कहते हैं स्पेशल रिव्यू करेंगे। मैंने कहा अच्छा, यही रह गया था सुनने को। एंड रिलेटेड क्लॉज क्या था? प्रोफेशनल एथिक्स का ईओई वाला क्लॉज नंबर 3। बस सर हमको पता है इसके साथ 3 चीजें लिखनी होती है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, अजम्पशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। चकाचक 24 मिनट लग गए, बट मुझे लगता है इट वॉज वर्थ इट। एंड यस, लास्ट में एक बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, सर क्या? फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। 2 मिनट है तो सुन लो, सच यही है, सच यही है। आज की डेट में ना
सपने देखने की जो वो होती है ना प्रथा, वो खत्म होती जा रही है। लोग बड़े सपने देख ही नहीं पा रहे, उनको लगता है अरे कैसे पूरे होंगे। भाई साहब सपने देखोगे ना तभी वो फ्यूचर में पूरे होंगे। खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अनलेस यू सी दोज ड्रीम्स, अनलेस आप सोचोगे कि मेरे को ये करना है, तो भाई साहब सपने कभी पूरे नहीं होते। अगर आप सोच लिए कि हां मुझे यहां पहुंचना है, तो इवन द द डेस्टिनी, जिसको आप बोलते हो ना लक, डेस्टिनी, कुछ भी नाम दे दो, फलाना फलाना, ये सब आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैं जब अपनी क्लासेस में जाता था ना, आई थिंक क्लास 12th की बात थी। क्लास 12th में मैं अपने मैथ्स के टीचर से ना बड़ा प्रभावित था। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आई वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय माई मैथ्स टीचर। ही यूज्ड टू टेक 6 क्लासेस, 6 बैचेस। 2 दिन 6 बैचेस वो ले रहे हैं, और वो 6 के 6 बैचेस में सेम चीज पढ़ा रहे हैं, सेम डेडिकेशन के साथ। मैं बस ये सोचता था यार क्या मस्त चीज है। और वो ना पता है किस में आते थे? महिंद्रा जाइलो में। तो जब वो महिंद्रा जाइलो में आते थे, ऐसे 600 बच्चे पढ़ा रहे होते ना, मेरे को फील आ जाती थी यार ये बंदा क्या अपने मन की कर रहा है, क्या एकदम मजे में रहता है, क्या एकदम एनर्जेटिक रहता है, एंड मतलब ही इज डूइंग सो वेल। तब मैंने एक थॉट लिया था कि आई ऑल्सो हैड दैट ड्रीम कि यार एक दिन ना मैं भी एक टीचर बनूंगा, मैं भी ऐसे एकदम जोश में रहूंगा, मजे में रहूंगा, सारे बच्चों को एक दिन ना फील आएगी। तो मैं वही आपको बोल रहा हूं कि ना कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सपना होता है। और एक बार देखोगे ना तो फिर पूरे करने की ना आपके अंदर खुद एक शक्ति आती है। वो कहते हैं ना मोटिवेशन नहीं आ रही, मोटिवेशन नहीं आ रही, मोटिवेशन सपने देखने से आती है। जब आप बड़े बड़े सपने देखोगे ना तो आपको बड़ी बड़ी मोटिवेशन आएगी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की। तो यार ठीक है, ये बात ऐसी है जिसको आप जितना जल्दी फील कर जाओ उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, जो आज पढ़ा उसको प्लीज रिवाइज करते रहो, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे भूला भूला वाली फील ना आए कि यार हमने तो लास्ट क्लास में क्या किया था। सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग, इट विल नॉट टेक मोर देन 30-40 मिनट्स, ट्रस्ट मी, अच्छे से सब हो जाएगा। या हैव अ ग्रेट डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल।